मटेरियल की बात है। जब नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। हाँ, तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिखाता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। 1955 में ये एफआरआई में बनी थी। हट है ये, बेसिकली हट ऑफिस है, वर्किंग ऑफिस है, और आज तक, यानी आप इसके साल कैलकुलेट कर सकते हैं, 65 साल तक इस वर्किंग वेरी वेल, सीसीए ट्रेटेड है, फायर प्रूफ्ड है। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली बैम्बू हमेशा से 25-30 में ही मसानी साहब इन लोगों ने बताया था, बहुत अच्छा बिल्डिंग मटेरियल था, समाओ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं चला। जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी हम अपने उस पे आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जरा नेक्स्ट प्लीज कर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। हाँ, बैम्बू के बारे में एक बेसिक चीज है, सभी ने बताया होगा, मैं इसको इकोलॉजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। देखिए, बैम्बू क्लम्प 2 से 3 साल में एस्टेब्लिश हो जाता है, सबने बताया है। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि 12 साल में अपना पूरा बायोमास बैम्बू ले लेता है। 12 साल, तो सॉरी गलत बोल गया मैं, 12 में, 1 साल में, यस यस सॉरी, 1 साल में ये पूरा ले लेता है। तो ये किसकी बड़ी खास बात है, कोई पौधा लगाई हो और अपने एकदम से वो पूरा कैप्चर कर लेता है। एक बहुत पुराना वर्क है, उन्होंने, बख्शी जी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 12 टन तक पर हेक्टेयर बैम्बू मिटिगेट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रमन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये आपको एक स्लाइड शेयर करना, ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें ऊपर वाला खाना को देखिएगा तो बैम्बू, ये वैसे मोजो का है डाटा, हमारे बैम्बू भी इसके पास है, थोड़ा फर्क है, लेकिन साल के भीतर ही 4-5 महीने के, यानी 6 महीने तक में पूरी हाइट ले लेते हैं। उसके बाद ये प्लेच्यू है, हाइट ग्रोथ बंद हो जाता है। तो बैम्बू को जो बढ़ना होता है बढ़ चुका होता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे बैम्बू को, तो बैम्बू जो सेम कलम होता है, जो डंडा होता है, वो अगले साल से वो बढ़ता नहीं है, पतला ही होता है, थोड़ा सा बहुत पतला नहीं होता, थोड़ा पतला होता है, मोटा नहीं होता है। तो बैम्बू की ग्रोथ एकदम अलग है। बायोमास में देखेंगे तो ये जो मोजो वाला रिपोर्ट है वो यही कहता है कि लगभग वो 11.5 महीने में वो अपना पूरा बायोमास पूरा अचीव कर लेता है। तो अभी हमारे इस पे और भी काम चल रहे हैं, 2 इंडियन बैम्बू पे काम चल रहे हैं, डाटा आ जाएगा, पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे काम करें। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये एक मन में लोगों के भ्रांति होता है, तो क्यों सस्टेनेबल है। देखिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी देखिए, हम पेड़ हम लगाते हैं, काटते हैं। जब पेड़ लगाते हैं और काटते हैं तो क्या होता है, दोबारा हमको बहुत दिनों तक वेट करना होता है। ये अगले साल से 1 शूट काटने से 2 शूट ज्यादा निकलता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा, ये बैम्बू की इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, इसको बहुत लोग शेयर भी करेंगे, फिर भी एक बेसिक फार्मर्स के लिए बताना जरूरी होता है कि कौन सा बांस जो है किसके काम में इस्तेमाल होता है। और भी इस्तेमाल है, पहले से जो लिस्टेड इस्तेमाल है। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसका इस्तेमाल किस में होगा, तो इम्पोर्टेंट है। ये सारे बैम्बू जो है, ज्यादातर हम जितने लिख रहे हैं वो एक्सेप्टेड है, एनबीएम उनको सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब मैं प्रोपोगेशन पे आता हूँ। अब देखिए, ये होती है हमारी सिम्पोडियल बैम्बू की। अभी जो ताज साहब ने बताया मोनोपोडियल में क्या होता है कि एक शूट निकलता है, और जो दूसरा शूट है हो सकता है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर के आसपास उसका शूट निकलता है, एक रनर के थ्रू, जैसे घास बढ़ता है। इसकी बनावट अलग होती है। जो मोनोपोडियल, जो ज्यादातर इंडियन बैम्बू हैं, इंडिया में बहुत ही कम है जो कि मोनोपोडियल है, बाकी सिम्पोडियल है। तो सिम्पोडियल में आप देखिएगा, इस मेन बनावट में हाँ, मेन बनावट में राइट एक नीचे में एकदम बेस में होता है वो राइजोम होता है। राइजोम बैम्बू का आधार होता है, राइजोम जड़ नहीं होता है, लेकिन जड़ें और बहुत सारी चीजें जो हैं वहीं से निकलती हैं।
फिर उसके बाद उसमें आप देखिएगा, उसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो उसके एक राइट साइड में मैंने राइजोम बड पॉइंट किया है। राइजोम बड जो होता है वहीं से राइजोम नेक्स्ट नया राइजोम या नया शूट भी निकलता है। कहीं नया शूट निकलता है, किसी केस में वो राइजोम थोड़ा बगल वाला निकलता है। नॉर्मली इसमें नया शूट वहां से निकलेगा, तो आप वो शूट देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ता हुआ। तो ये बैम्बू का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। उसका एक कट करके गमले में फोटो हमने दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। इसका बहुत ज्यादा नहीं जाता है, एक नेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो सीधे बगल में से निकल जाता है। लेकिन जो पतली पतले रेशे होते हैं वो बैम्बू के जड़ होते हैं, और ये जड़ बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। नॉर्मली इनके जड़ों में, जो हमारा सिम्पोडियल बैम्बू है, इनके जड़ों में आगे जाके राइजोम बहुत कम बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, मैंने देखा है वो भी बनते हुए देखा, पर कम बनता है। अगला प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये आपको एक 2006 और 7 में मैंने एक नॉर्थ ईस्ट में, मैंने एक्चुअली 10 साल नॉर्थ ईस्ट में 1998 से 2008 तक काम किया था, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको। तो एक फ्लावरिंग का फेनोमेना हम कहते हैं ना, बैम्बू फ्लावर करता है, तो एकदम आप देखेंगे तो किलोमीटर्स टू किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एकदम से फ्लावर कर जाता है। ये मूली बांस का, और ये फल जो है ये मूली बांस के फल हैं। सभी बांस के फल इतने बड़े नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिसके इतने बड़े एप्पल साइज के होते हैं। अगला प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये ज्यादातर जो बैम्बू होते हैं उसके कैरियोप्सिस जो होती है, सीड को जो बोलते हैं, ये ज्यादातर 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे पीछे साइज होता है। जस्ट उल्डा का थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, बाकी सब 1 सेंटीमीटर साइज में होता, तो वो दिखाया था। अब एक छोटा ट्रिविया है कि पहला सबसे रिपोर्ट 120 साल पहले रिपोर्ट किया गया था, इस पे रिसर्च शुरू हो चुका था कैसे प्रोपोगेट करेंगे, जबकि ये सबसे डिफिकल्ट स्पीसीज थी, पाइपार्थस डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस, लाठी बांस पे। आदर्श कुमार जी ने एक 1990 के आसपास में उन्होंने काम किया, रिपोर्ट किया। बेसिकली काम तो उन्होंने 80s में बहुत किया था, और बहुत ही वर्ल्ड वाइड वो मैक्रो प्रोलिफरेशन टेक्निक है, तो एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि बैम्बू को आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। उसमें नेक्स्ट प्लीज, उस स्लाइड में और क्लियर है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, बैम्बू के जड़ों को स्प्लिट कर देते हैं सीजन में, और ये साल में 2 बार 3 बार किया जा सकता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आपका सिंपलेस्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक है, जहां पे जड़ आराम से स्प्लिट हो जाए, उसको लगा दीजिए। नॉर्मली स्प्रिंग के सीजन में और रेनी सीजन में 2 बार तो हम करते ही करते हैं। अगर आपके पास ग्रीन हाउस, मिस्ट हाउस ऐसी फैसिलिटी हो तो आप उसे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगला प्लीज। अब मैं आ जाता हूं, एक हम हाई यील्डिंग बैम्बू जर्मप्लाज्म की बात कर रहे थे। एक्चुअली क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे मैं शॉर्ट कर दिया, क्योंकि उस पर काफी सिन्हा जी ने बहुत अच्छा बता दिया था। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, पहले मैंने बहुत काम किया था कैंडिडेट प्लस क्लम्प सिलेक्शन का, करीब 1998 से लेके 2008-10 तक किया, लेकिन बाद में मैं थोड़ा अनकन्विंस रहा, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाता है जब फ्लावरिंग होती है। तो अब मैं सीड बेस्ड काम ज्यादा करता हूँ। आपने पहले में ध्यान दिया होगा, जो मैंने बड़ा एप्पल के साइज का सीड दिखाया था, तो वो लाल लाल हम मार्क करते थे, हम उसी समय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम कहते हैं फ्लावरिंग के समय ही सिलेक्शन कर लेना चाहिए। हाफ सीड उसको बोलते हैं, जिसमें माँ का पता होता है, और माँ के कम से कम गुण जो हैं, आधे गुण चले आते हैं जो अगली जनरेशन होती है, और ये लॉन्ग टर्म इसमें गेन हो सकता है। फिर भी अभी भी जो इंडिया में बहुत जगह प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें इसको करते हैं हम लोग। और जो सीड वाला है वो हमेशा इसलिए और अच्छा मानता हूँ, मुझे पता है कि अगला सीडिंग 40 साल के बाद आएगा, तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्लीज सीड वाले को से ही कीजिए, क्योंकि आपको झटका नहीं लगेगा, खासकर फार्मर्स अगर कर रहे हैं तो। अभी एग्जिस्टिंग जो है ICFRI है, KFRI है, आपका SFRI अरुणाचल में भी बहुत, ये शुरू से ही ये सब 1998 से ही ये सब काम चल रहा है, वहाँ उससे पहले से ही चल रहा था। तो उसी में हम सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे अच्छे पौधे बनाए गए थे। तो हम उसमें सबसे पहला काम बोलते हैं, या कोई नर्सरी हमारा शुरू करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जर्मप्लाज्म बैंक बनाएंगे। भाई जर्मप्लाज्म बैंक बनाएंगे तभी तो आगे बात बढ़ाएंगे, है ना। तो उसमें हम लोग, उसके अगला स्टेप होता है मैक्रो प्रोपगेशन, जो हम लोग बोलते हैं कटिंग लगाने का। तो बांस में कटिंग लगाना
और अलग, थोड़ा सा अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे राइजोम एंड ऑफसेट पहला सबसे पुराना काम है, और राइजोम ऑफसेट जो बोलते हैं, हम मेरा अपना मानना है कि आप कोई काम करें तो जर्मप्लास्ट बैंक इसी से लगाएं, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी आती है इसमें, लेकिन आपको मिलेगा बहुत कम और कॉस्टली मिलेगा। उसके बाद दूसरा होता है कल्म एंड ब्रांच कटिंग। तीसरा माइक्रो प्रोपोगेशन, जो टिश्यू कल्चर है, भारती साहब ने भी शेयर किया, मैं भी थोड़ा जल्द चलते चलते शेयर करूंगा। प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज जी। ये सिंपोडियल बैम्बू है, और भी हैं, पर ये जो स्पेसिफिकली एनबीएम ने इनको कहा है कि ये अच्छे बैम्बू हैं, आप इसका जहां से ज्यादा इस्तेमाल करें और जिसको हम लोग अपने सिस्टम में यूज कर सकें। कुछ बैम्बू इंडिया में वैसे ही, जैसे बैम्बूस और स्ट्रिक्टस, वैसे ही ये दोनों मिला के पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 2/3 एरिया में होते हैं। तो इनमें तो खैर हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, न कि ज्यादा, लेकिन जो क्वालिटी मटेरियल फिर भी ये बहुत ज्यादा सप्लाई करते हैं, हम इनमें भी बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये जो कहते हैं पहला स्टेप होता है कि जर्मप्लास्ट बैंक कैसे बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े, इनको आप देख रहे होंगे थैले होते हैं, ये बड़े बड़े थैले हैं, 20 केजी 15 केजी मिट्टी वाले। ये अलग अलग जगहों पे हम पहले जर्मप्लास्ट लाते हैं, ला के उसको केयर करते हैं और बरसात के समय में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं उसमें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो अब हम सबसे पहला जो बात कह रहे थे कि राइजोम एंड ऑफसेट मेथड, जो सबसे कन्वेंशनल मेथड है, बहुत पुराने जमानों से, पता नहीं कितने हजारों साल से यूज हो रहा है इसका। ये आपको, इसमें एक ही लिमिटेशन है कि ये इसमें प्रोपोग्यूल बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको उस मेन बीड़ा जो होता है, बांस का बीड़ा बोलते हैं हिंदी में, जो क्लम्प बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और झुंड बोल सकते हैं, एक जो झुंड होता है उसको डिस्टर्ब करना होता है। तो इसलिए देने वाला भी थोड़ा सा हिचकता है, क्योंकि उसका अपना मटेरियल खराब हो रहा होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि इसको जरूर करें, लेकिन ये हमेशा जर्मप्लास्ट बैंक बनाने के लिए करें। और हमने देखा है कि इसमें नॉर्मली तो लोग सीधे उठा के लगा देते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 200 ppm NaA, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी आप उसका मार्केट में मिलने वाले भी होते हैं, या जो सोल्यूशन बनाते हैं उसके लिए हम लोग अलग से देखते वो कर सकते हैं, फार्मर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको बताते हैं। तो हमने देखा है कि इसमें 100% तक सक्सेस आई है। हाँ, बोरिक पाउडर का इस्तेमाल भी जरूर करते हैं। बोरिक पाउडर जो कैरम बोर्ड में खेलने वाला पाउडर होता है, उसको तो हम लोग घोल देते हैं पानी में, ऑल्दो पानी में चौक में होता है तो घुलता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, स्टिक कर जाता है और वो बचा देता है पौधों को। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, उसके बाद मैक्रो प्रोपोगेशन में जो अगला स्टेप होता है बाई कटिंग। अब बैम्बू का कटिंग में क्या है कि आप देखेंगे कि ज्यादातर बैम्बू में ब्रांचेस नहीं होते हैं, तो उसमें दो मेथड होता है। एक तो ब्रांच वाला मेथड होता है, जिसमें है बहुत कम में है, पर है, ज्यादातर बोला है, लेकिन कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जो नहीं होता है, और जो नहीं होता है उसको हम कलम, जो बांस का डंडा होता है, उसकी कटिंग लगाते हैं। और जिनमें ब्रांच होता है उनको हम लोग, ज्यादातर थिक वाल बैम्बू है उनमें ब्रांचेस होते हैं, न्यूटन्स में उनका अच्छा आता है, ब्रांच कटिंग देता है। बाल्कोआ है, उनमें ब्रांच होता है तो ब्रांच कटिंग में रिस्पॉन्स आता है। टुल्डा में ब्रांच कम होता है, अच्छा टुल्डा हम जो मानते हैं उसमें कम होता है। वल्गैरिस तो बहुत अच्छा बांस है, सबसे मल्टीप्लिकेशन आसान है। डेंटोकैलामस स्ट्रिक्टस ठोस बांस है, इसमें ब्रांच कम होता है, तो इसका नोडल कटिंग लगाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, ये सारे डिटेल में बताएंगे अगले स्लाइड्स में। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये कलम कटिंग बनाने का, अब आप देख सकते हैं इसको मेथड का। इनफैक्ट ये बहुत मेरा पुराने कामों में से एक काम था। जो लेफ्ट फिगर है हमारे नॉर्थ ईस्ट में भाई लोग हैं, उन्होंने, उनके साथ करते थे हम। तो इसमें जो थोड़ा सा, जिसमें हॉलो कलम जिसमें होता है, हम लोग ज्यादातर नीचे वाला कलम यूज करते हैं। 2 से 3 साल पुराना कलम लेते हैं और उसके 4-5 कलम तक आराम से यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऊपर जाके कम हो जाता है। इनको छेद करते हैं, उनके इंटरनोड, जो गांठ, दो गांठों के बीच की जगह है, और उसमें छेद करके उसमें भर देते हैं हम लोग Na, और ये भरते हैं केवल 100 या 200 ppm, उसके बाद सील कर देते हैं। और थोड़ा सा अगर हो सके तो हम यहाँ भी उसका एप्लीकेशन करते हैं, जो बोरिक पाउडर है, और उसको हॉरिजॉन्टली, जो दाएं तरफ देख रहे हैं आप। अच्छा, छेद करने में अब हम लोग ड्रिल का इस्तेमाल भी करते हैं, ये तो तब हम हैंड ड्रिल करते थे,
या वहाँ दाव अरुणाचल में या असम में दाव बोलते हैं, यहाँ खुखरी की तरह का होता है, तो उसका इस्तेमाल करते थे। पर अब ड्रिल से करते हैं, फास्ट होता है। कटिंग के लिए भी हम कटर्स यूज करते हैं, फास्ट होता है। तो एक दिन में जब आपको 500-1000 हैंडल करना होगा तो थोड़ा मैकेनाइज होना पड़ता है। और कुछ ये सब देखिएगा, जो राइट हैंड साइड में हमने उसको लगा दिया बेड में और लगा के छोड़ देते हैं। पूरे बरसात के बाद हम वेट करते हैं, नया शूट निकलता है, फिर बाद में रूट भी निकल जाता है। रूट निकल जाता है तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, जो 2 गांठ के बीच की जगह है उसको सेपरेट करके अलग अलग पौधे बना लेते हैं। उसके बाद सिंगल नोडल कटिंग है, जैसे स्टिक्टस है, डेंडोकैलामस स्टॉक्साई है, उनके लिए अगला स्लाइड प्लीज। अगला, हाँ। अब ये जस्ट बताया है, अभी आगे इसमें और डिटेल जाएंगे। ये हम लोग उसमें डिप कर देते हैं सिंगल नोडल कटिंग में, और नीचे जब डिप करते हैं तो उसको डिप करके छोड़ते हैं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं इस केस में, ओवरनाइट को प्रेफर करते हैं। 100 mm तो ppm का Na को, या फिर 200 ppm भी ले सकते हैं। और अदरवाइज हमको जल्दी है तो हम 500 से लेके 1000 ppm को 1 घंटे में करते हैं, और सीधे सीधे लगा देते हैं। वो छोटा नॉड 2 से 3 इंच का होता है, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें गांठ ऊपर, मतलब जो नॉड से ऊपर कम से कम आप 1 इंच से ज्यादा छोड़ेंगे, नीचे भी 1 इंच कम से कम छोड़ेंगे, और तब लगाते हैं, जिससे कि वो उस एरिया में नॉड में जो स्प्राउट होगा उसको कोई डिफिकल्टी ना आए। स्प्राउट बाहर आप दाएं में देख रहे होंगे, वो स्प्राउट निकल जाता है तो हम लोग उसी के बाद वेट करते हैं। रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करने से यही फायदा है कि थोड़ा सा रूट आने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि हम जब भी करते हैं तो हम एक बार एंटी फंगल जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बायो कंट्रोल यूज कर रहे हैं, वो अच्छा है, ट्राइकोडर्मा ये सब। पर अगर वो नहीं करते हैं तो आपको हम हमेशा बोलेंगे कि शुरुआती में कोई भी, जैसे कार्बेंडाजिम है जिसका बेबिस्टीन या बहुत सारे नाम से आता है, उसको 1 ग्राम प्रति लीटर, ये शुरुआती में ही कर देते हैं लगाने के साथ में 1 प्रति लीटर। और मैनकोजेब जो है वो तो कमर्शियल नाम है, बाकी डायथेन M45 बोलते हैं इसको, वो 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग लगा देते हैं। ज्यादातर बरसात में चूंकि फंगल अटैक होता है, उससे रूटिंग में डिस्टर्बेंस होती है, पर उसके बाद हमको इतना इस्तेमाल की जरूरत पड़ी नहीं। ये थोड़ा सा शूट आने लगे तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, हल्का सेमी शेड में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगला प्लीज। हाँ, अब ये देखिएगा उसके बाद का क्या रहता है कि हमारा अपना एक्सपीरियंस यही है कि न्यूटन्स में हमको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। अलग अलग नेचुरली जो हमारा 90% है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, और आप एक्सपेक्ट करिए कि 70% आराम से हो जाता है। उल्टा डिफिकल्ट है, 50 से 60% वन ऑफ द बेस्ट हमारा ट्रीटमेंट है। बट अगर आप कॉमर्शियली करते हैं तो थोड़ा 50% से नीचे जाता है। स्टिक्टस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। ये भी जो मेरा 25% है, ये आगे हम उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। और हैमिल्टोनाई में अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सब अलग अलग हमारा बांस का उसका है। और नेक्स्ट प्लीज, अगला स्लाइड। हाँ, ये ब्रांच, पहले तो कलम कटिंग का था, ये ब्रांच कटिंग का है। ब्रांच कटिंग के बाद जो हमारा नीचे से फिर सूट निकल जाता है, बालखोआ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्टिक्टस में हम लोग, चूंकि स्टिक्टस में नीचे ब्रांचेस होते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। सौंदेबाई में भी शुरू में ब्रांचेस होते हैं तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा रिजल्ट इसमें भी अच्छा आया है। रिजल्ट ये तो हमारे रिजल्ट हैं, बट मोर और लेस इसके आसपास हमारा 10% आप कम करके आप कमर्शियल स्केल पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो अगर आप एक, जैसे ये वेलगेरिस में, ये हमारा TFRA इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने बाइनोडल कटिंग किया है। तो वेलगेरिस एक अच्छी बात है कि ये जैसे बालखोआ है, वल्गैरिस है, इनमें अभी वल्गैरिस में सीड नहीं देखा गया आज तक, फ्लावरिंग ही नहीं देखी गई है। 100 साल से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बालखोआ का फ्लावरिंग आता है पर सीड सेट नहीं होता है। तो हम लोग इसको आराम से यूज करते हैं। न्यूटन्स भी ऐसा है कि 100-150 साल की हिस्ट्री में बहुत ही, मतलब कहीं छुटपुट फ्लावरिंग की घटना हमें रिपोर्ट हुई है। तो ऐसे को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बढ़ावा देते हैं। लेकिन जिसमें फ्लावरिंग जल्दी, जैसे स्टेक्टस में, टुल्डा में, इनमें हम लोग कहते हैं कि जरा फ्लावरिंग सीड बेस्ड चलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये वल्गैरिस का है, हरा बांस होता है।
अच्छा रूट देता है और ये भी बढ़िया बांस है। कई कामों में इसका इस्तेमाल बहुत कामों में होता है। सेंट्रल इंडिया में बहुत आयत में होता है, पर नॉर्थ में भी सॉइल बाइंडिंग भी इसकी बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब एक आपको बात बता देता हूँ, तो थोड़ा रिसर्च की भी डिस्कस, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स काफी हैं इस ग्रुप में। सीजनल इफेक्ट बहुत हमने देखा है कि इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये लाठी बांस जो है डेंड्रोक्लामिस स्टिक्टस का, जो हमारे बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किया था, तो हमने देखा कि ठीक है, इसमें वही है कि बरसात में, खासकर हमारा बरसात का टाइम जो देहरादून या नॉर्थ इंडिया का वो अलग है, जून जुलाई में है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये चीजें थोड़ी आगे हो जाती हैं, वहां पे प्री मानसून भी बड़ा क्लियर है, मई में भी बारिश होती रहती है, और वहाँ वहाँ अगस्त में बारिश एकदम ह्यूमिडिटी बहुत होती है, खत्म हो जाती है, तो वहाँ के हिसाब से चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। फिर जर्म प्लाज्म जो बोलते हैं हम लोग कि एक, इसमें आप देखिएगा कि जो हम लोग ये सोचते हैं कि एक ही रूल लगेगा, ऐसा नहीं है। तो हाँ, एक ही रूल लगेगा तो वो ऐसा नहीं है। तो उस करके आप हर के लिए अलग अलग हम लोग करते हैं, और देखा है कि जैसे स्टिक्टस में कुछ में बहुत अच्छा आया है, 50% बहुत बड़ी बात है स्टिक्टस में। और बेस्ट हमारा स्टिक्टस का जो रिजल्ट आया है वो ऑक्सिन आईबीए और एनए 4000 ppm टॉप हम लोग टॉल्कम पाउडर में बनाते हैं, उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि वो लगा के चिपका देते हैं उसके बाद ये। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये पूरा एक फ्लो चार्ट, एक देखेंगे फ्लो चार्ट। ये स्टॉक्स आई, ये हमारे यहाँ बहुत ही हमारे फेमस अभी PFRA के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर श्याम विश्वनाथ सर ने शेयर किया था, उन्हीं का काम शेयर करें उन्होंने। ये स्टॉक साई का है। पहले उन्होंने कैसे सेलेक्ट किया, मोस्ट फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकंड स्लाइड में देखेंगे कि उसकी कटिंग नोड होना जरूरी है। एक नोड को उन्होंने डिप किया, ये जो डिप किया वो था बेविस्टीन और ऐसी चीजों में डिप किया फंजीसाइडल यूज के लिए, और साथ में थोड़ा सा कभी भी हम लोग वही बोरिक पाउडर का भी बोलते हैं इस्तेमाल, वो करते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला नोड है उसको हम लोग पाउडर या टॉल्कम या डायरेक्ट हाथ से, देखेंगे कॉटन से उन्होंने वहां पे किया। ये हाई डोज वाले हैं जहाँ ppm बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको लगा देते हैं सारे नोड। फिर उसके बाद हम उनको लगा देते हैं जमीन में, और जमीन में लगा दो हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद वेट करते हैं, देखिएगा उसमें धीरे धीरे शूट आता है, फिर शूट को सेपरेट कर देते हैं और फाइनली प्लांट रेडी हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब ये यही जैसे है कि अब हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हमारा पौधा हो जाता है तो कहीं कहीं वहां भी हम फिर से इसमें हम मैक्रो प्रोलिफरेशन करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारे पौधे नहीं बेचते हैं, जिसका 1 साल से ज्यादा आयु हो जाता है, उम्र हो जाता है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके फर्दर बनाते रहते हैं, क्योंकि प्रोपोगेशन के सारे टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है जब आप एक नर्सरी रन कर रहे होते हैं। हमारा जो है 50,000 से 1 लाख तक का प्रोडक्शन क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का हमारा रहता है। हम यही प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट प्लीज। तो ये है आपका, ये सारा गार्डनिंग में डालते हैं, शेड हाउस में डाल के उसको वेट करते हैं, थोड़ा इरिगेट करते हैं। इनफैक्ट हम लोग शुरू में इसको लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट में 18-18-18 या 19-19 के नाम से आता है। चल रहा है, पोटास का भी सॉल्युबल होता है, उसका भी ज्यादा 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको घोलते हैं और उसके बाद देते हैं जब छोटे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा हाँ, अब आ गया, ये बढ़िया किया आपने। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। मेरे से तो नहीं हो रहा, कंट्रोल आप ही का होगा। पौधे सारे जो है स्टॉक में तैयार हो गए हैं। ज्यादातर हम लोग ये खासकर ये आप देख रहे होंगे कि बैग्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि हमारा जो शुरुआती टारगेट था, हम लोग क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई
ना करके, मतलब जैसे हम चाहते हैं कि नर्सरी वाले किसान अभी तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और उनकी नर्सरी को जाता है, क्योंकि उनको फिर आगे उससे ज्यादा पौधे बनाने होते हैं। तो इनको हम लोग बड़े बैग में देते हैं। इनके रेट्स भी अलग होते हैं, क्योंकि इसमें उनको तुरंत रेडी होता है मटेरियल, और इसलिए हम उनको सीधे सीधे ट्रांसफर करते हैं। आप जब बड़े लेवल पे करेंगे तो छोटे पॉली बैग्स में, या आजकल तो पॉली बैग की जगह प्लग बनाते हैं, उसमें रूट ट्रेनर में प्लग बनाते हैं, उसमें भी आराम से करके दे देते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, हाँ नेक्स्ट प्लीज। अभी सुनाई दे रहा हाँ नेक्स्ट प्लीज। सुनाई नहीं दे नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो आवाज जाता है। सुनाई नहीं दे रहा है वो मुझे। अच्छा, पर मेरे को सुनाई दे रहा है ताज साहब आपका आवाज। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये अब माइक्रो प्रोपगेशन पे आते हैं। एक स्लाइड हमने, हाँ ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो हम एक, ये किसानों के लिए हो सकता है इतना वो नहीं हो, रुचिकर नहीं लगे, लेकिन क्योंकि ग्रुप में और लोग हैं थोड़ा सा बताना जरूरी होता है, अब स्टूडेंट्स को खासकर। तो ये नोडल हम लोग बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। पौधों से हम लोग लाते हैं नोडल, और नोड को 2-3 सेंटीमीटर आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अल्कोहल में उसको 70% अल्कोहल में रिंस करते हैं। हाँ, उसके बाद सेट्रामाइड सोल्यूशन में यूज करते हैं। ये सब ट्रीटमेंट हम डालने से पहले करते हैं। फिर फंजीसाइड ट्रीटमेंट देते हैं। फंजीसाइड ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर रहे हैं। आजकल पीपीएम का भी इस्तेमाल किया है। रेनी सीजन में हम ये चीजें डबल कर देते हैं। अगला प्लीज। अब इसको नेक्स्ट, हाँ जी। अब ये देखेंगे कि ये हमारा अपना बाल्कोआ का क्लोन नंबर 585 है हमारा। इसको हमने काफी मल्टीप्लाई किया हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्थ के कई जगह में लगाया गया है। क्लोन का ओरिजिन आसाम है, और हम लोग चूंकि हमारा आसाम में रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम उनके साथ शेयर करते हैं। हमारे मेरे पास एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट था, हमने शेयर किया। हम लोग मटेरियल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, काफी पौधे बनाए और काफी जगह। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, अब कल्चर बेचते हैं, क्योंकि पौधे बनाना थोड़ा सा हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लिमिटेशन होती है। 1500 रुपए पर बॉटल हम लोग बेच देते हैं, और उनको हम लोग बता देते हैं। तो बहुत जगह छत्तीसगढ़ में 2-3 बड़े लैब्स हैं जिन्होंने हमसे लिया है, बिहार में लिया है, उन्होंने हजारों, कुछ नहीं, और छत्तीसगढ़ में लाखों पौधे बनाए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगला, नेक्स्ट प्लीज। हाँ नेक्स्ट प्लीज। हाँ, उसी तरह इसमें रूटिंग का है। इसको थोड़ा रन ही कीजिएगा क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये प्राइमरी हार्डनिंग है, रूटिंग के बाद का अगला स्टेज है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने एस्पर का हमारा अपना क्लोन है, बहुत मोटाई जाता है। मोटाई ऐसा है कि जो 5वां नोड है ये 6 इंच तक मोटा हो जाता है। तो बहुत मोटा और बहुत अच्छा सिलेक्शन है। शुरू में सीड से लगाया गया था कोई 19 साल पहले, तो उनका अभी तक में एस्पर में सीड अभी बहुत जल्दी जल्दी तो आती नहीं है, थाईलैंड से आया था तो उनको लगाया गया था। उसी तरह नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ बस कीजिए। ये इसका रूटिंग का है। हमने थोड़ा सा मैं शेयर किया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर किया है कि हम लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि जानना चाहिए। जो करना चाहता है वो जरूर शेयर कर। मैं शेयर जरूर करता हूँ चीजों को। ये एक्लेमाइजेशन हम लोग अपने मिस चैम्बर में देते हैं। छोटे स्टेज, लेफ्ट वाला छोटे स्टेज में है, राइट वाला बड़े स्टेज में है, उसके बाद रेडी हो जाता है बेचने। 2016 की पिक्चर है, और आपने देखा होगा इसमें एनपीके हम लोग लिखते हैं इसमें। तो एनपीके का 18-18-18, 17-44, 13-40-13, इनका हम शुरू में पर ग्राम प्रति लीटर पर वीक लगाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ नेक्स्ट प्लीज। पिछला मिस हो गया, पिछला स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जरा सा उसको एक नजर। हाँ पिछला, नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट लास्ट, उससे पीछे।
चलिए कोई बात नहीं, हम ये बताना Sir, चाह रहे थे। you want यस establishment of यस, germ? No, this हाँ one हाँ or ये ठीक है, नहीं ये okay, ठीक है, okay. ये वाला ठीक है, ये जरूरी है Please. बताना। ये Okay. आप देखिएगा कि हम लोगों ने एक डेंड्रोकैलामिस जाइजेंटियस का हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया था, और ये 2 साल चल रहा है। तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस की चलेगा नहीं चलेगा, पाइप का अल्टरनेटिव बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। आप राइट साइड में देखेंगे, हमने जो टिश्यू कल्चर के पौधे निकाले, दूसरे भी लगाए, पर हमारा इंटरेस्ट तो जंगल के पौधों का होता है, तो बांस का था। तो यहाँ पे बांस का आप जड़ देखिएगा कितना अच्छा जड़ नीचे आया। ये 2.5 महीने में 1.5 से 2.5 महीने में, नॉर्मली हमको 6 महीने में जो अचीव करना होता है, इसमें हम 2.5 महीने में कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट फ्लो बहुत अच्छा होता है, एनएफटी टेक्निक बेस्ड है। तो इस तरह का चीज पे इंटरवेंशन की भी जरूरत है हमको, कि हम कैसे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जर्म प्लांट्स वाला है जो, हाँ यस यस यस, ये जरूरी है, क्योंकि ये आपको इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया है। ये इंस्टीट्यूट में अपार्ट फ्रॉम जो कमर्शियली अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ आपको जो मिलेगा रिलायबल तो मिलेगा, स्पीसीज की गारंटी मिलती है, और ये एनबीएम के पास साथ में सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे एफआरआई है, आईडब्ल्यूएसटी बैंगलोर है, टीएफआरआई जबलपुर है, आरएफआरआई जोरहाट है, आईएफपी रांची है। ये स्पीसीज के जर्म प्लाज्म अवेलेबल है। मैं सबको बोलता हूँ प्लीज यहाँ से कांटेक्ट करें। आप इनका नाम गूगल करेंगे तो आपको पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, और बाकी हम मेरा वो फोन और वो चीजें शेयर कर लेंगे, मैं भी आपको हेल्प कर लूंगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये तो मैंने प्रोपोगेशन पे खत्म किया, क्योंकि प्रोपोगेशन में हम ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाह रहे थे, ये थोड़ा शॉर्ट रखना जरूरी है। अब ये बात आती है ब्लैक बैम्बू की। तो एक बांस है जिसमें मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, जेंजेटम क्लोआ एट्रोवाइलेसिया। हमारा एक कल्टिवेटेड वेराइटी है श्यामा। श्यामा नाम नेचुरली वही ब्लैक कलर से आया है, बहुत ही सुंदर आता है, आप उसका देखेंगे। ज्यादातर चीजें जो है आपको पिक्चोरियल दिखाऊंगा, जल्दी रन कराऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये इसकी बनावट देखिए, जेजेटोक्लोआ एट्रोवेलेसिया का होता है। तो ये स्टैंडर्ड इसका आप पिक्चर देख रहे हैं, और इस तरह का रंग काला होता है। अभी तक इसका शुरुआती इस्तेमाल सारा था कि ऑर्नामेंटल यूज करते थे, नेचुरली एकदम यूनिक है कलर। लेकिन उसके बाद मैंने देखा ठीक है, ऑर्नामेंटल भी बहुत बड़ा मार्केट है, हम 300 रुपए पौधा बेचते थे, लेकिन फिर भी किसानों की बात करें तो ये लिमिटेशन हो जाती है, तो हमने थोड़ा सा यूजेस बढ़ाया। नेक्स्ट प्लीज। अब ये आपको मैं स्लाइड पहले भी दिखा सकता था, यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है 2018 में, ये मार्केट सर्वे करते हैं इन्होंने। आप फर्नीचर का देखिएगा कितना बड़ा कॉलम है, इतना बड़ा मार्केट है। ऑल्दो ये केन भी इसमें है इंक्लूडेड, केन लीड करता है, लेकिन बैम्बू का भी अपना मार्केट है। हम उस मार्केट में कहाँ हैं, तो आपको बता दिया गया है कि हम कहीं नहीं है, हम इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर तो है ही नहीं। तो अब हम आगे जाते हैं कि हम उन मार्केट में क्यों ना पकड़ें, हम क्यों ना जाएं, हमारे किसान। क्योंकि मैं फर्नीचर पे इसलिए जाना चाहता हूँ, तो 50,000 के इक्विपमेंट से आप अपना एक यूनिट खड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो जो किसान वैल्यू एडिशन चाहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज उसकी तरफ सोचो। हो सकता है आपके पास 5 लाख, हो सकता है 15 लाख, 2 करोड़, इनकी नहीं फैसिलिटी होगी, लेकिन 50,000 की तो होती है। तो नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा सबसे पहला पूरे, वैसे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए, ये पहला बनाया था डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल का इसका ये था कि छोटे घरों के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से बनाया था। तो आप इसको देख सकते हैं, रंग, मजे की बात है इसका ये अपना रंग है, हम केवल एक पॉलिश मारते हैं 2 कोट का। बाकी मेरी फिनिशिंग में ये सब सारा इसलिए हुआ कि फिनिशिंग में हमने काफी रिसर्च किया, इसके स्टेबिलिटी में काफी रिसर्च किया, स्प्लिटिंग कैसे रुकेगा काफी रिसर्च किया। 5 साल मैंने ऐसे ही इसको रख के, बाहर रख के देखा, भीतर रख के देखा, तो सारे करने के बाद नो डाउट एक्सटर्नली यूज के लिए कम है, इंटरनली यूज के लिए ज्यादा है। एक्सटर्नली यूज के लिए हो सकता है, पर उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। हम ट्रीटमेंट सबसे सिंपल करते हैं, जो डिप ट्रीटमेंट होता है, पानी में हम लोग 15 दिन डिप कर देते हैं, और थोड़ा सा बाद में इंसेक्टासाइडल एप्लीकेशन करते हैं। अदरवाइज एफआरआई में पूरी टेक्निक है, जिससे कि कम से कम 50 साल तक आपने झोपड़ी देख ली होगी। ट्रीट अगर हम सीसीए क्या अभी नया जीबॉक भी कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
ये है, ये सब शुरुआती मेरे उसके डिजाइन थे, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो लेकिन अब प्रोडक्ट में भी थोड़ा काम करता रहता हूँ, तो इसमें अब आगे की हम डिजाइन दिखाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये स्पेशली दिखाया है, नहीं वो जो पीछे बंदे बैठे हुए हैं उनके दिखाइए। हाँ, ये आपको इसलिए दिखाया कि सिंह सर ने भी बोला था कि उनको कमजोरी इसमें कि कमजोर होता है। नहीं सर, मैंने एक्चुअली ये आदमी की वजन, इसका 98 केजी वजन है और उसको खड़ा भी किया है इस पे मैंने। तो कहने का मतलब है, हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम आदमी को खड़ा करके आजकल करते हैं टेस्ट, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा मार्केट कॉन्फिडेंस उसी से आता है। कई ऐसे स्लाइड है जो नहीं शेयर किया इसमें, लेकिन अवेलेबल होते हैं। हम पहले एक आदमी को वजन से टेस्ट कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं जिससे कि वो हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। इसके शुरुआती टेबल जो बनाए थे वो आप देख सकते हैं ना। वो अभी कुछ लोगों को बैम्बू ज्यादा पसंद है, अब तो हम उसके टॉप को ग्लास से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल की कमी है इसकी, तो इसका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हम दूसरी जगह करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये आप देख रहे होंगे, ये जो बनाया है ना, नहीं पिछला दिखाइएगा, ये वो कच्चा है। हाँ, ये बिना, ये जब हम बना लेते हैं, सबसे ज्यादा इसमें थी ज्वाइनरी पे मैंने काम किया। ज्वाइनरी में हमने शुरू में लोहे का इस्तेमाल किया, अब करते करते हम अब जो मेरा मोस्ट लेटेस्ट बांस है, फर्नीचर है, हम एक भी लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बैम्बू पर डॉवेल यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड, ये आपको पता होगा, पुराना इस्तेमाल बैम्बू डॉवेल ही होता था लकड़ी के फर्नीचर में, और अब धीरे धीरे घट गया। सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे ही बारिश होता है वो डॉवेल फैल जाता है और कम होता है, तो उसी के साथ धीरे धीरे वो मर्ज भी कर जाता है। लोहे के कील में प्रॉब्लम एक होती है कि वो धीरे धीरे रेसा काट देता है बैम्बू में और छोड़ देता है, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल, इसकी मुझे पता है कि 20 साल तक भी जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे रूम में ही लगा हुआ है, इसकी बनावट यह है, जो ऑफिस क्या है, जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है, लोग आते हैं फीडबैक देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे डिफरेंट उसके, क्योंकि थोड़ा सा इंटरवेंशन हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे लुक कैसा जाता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये स्पेसिफिक बनावट है, ये हमारा एक सूट है एफआरआई में, उसका नाम ही श्यामा शूट रखा है। उस शूट में सारे बेड से लेके सारा फर्नीचर ये ब्लैक बैम्बू का बना हुआ है। तो जस्ट एक, क्योंकि एक लाइव एग्जांपल देना था, मेरी लिमिटेशन ये रहती है कि मैं मास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट वन ऑफ द माई बेस्ट थिंग, लेकिन ये थोड़ा मेरा अपना पैशन है और मैं चाहता हूँ किसान करें, मेरा काम भी नहीं है, मैं चाहता हूँ किसान करें, लोग करें, एंटरप्रेन्योर करें। ये वन ऑफ द यूज है इसी ब्लैक बैम्बू का। अगर आप नीश इसका मार्केट देखेंगे तो पूरा आप होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ नहीं किया हमने, खाली उसके रिंग्स बनाए हैं, रिंग को ट्रीट किया है, ट्रीट करने के बाद बहुत ही सुंदर ये ब्लैक का जो पूरा पर्दे का रिंग है इसका बना हुआ, तो इसका एक नीश मार्केट है। आप वो तो यूज करने की बात होती है, तो हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा उसमें रैक बनाया था, रैक के साथ साथ आप देखते होंगे ये कप, ये सब सारे जो कप हैं ये हम यूज करते हैं, हमारे यूज में आते हैं। बेयर मग के नाम से ज्यादा फेमस है क्योंकि पैसा वहां से ज्यादा मिलता है। बहुत डिमांड है मेरे पास इसकी, और मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। इसके जो अंदर की कोटिंग है वो फूड ग्रेड है, लाख को हम इस्तेमाल करते हैं, लाख की 3 कोटिंग देते हैं हम लोग, और बाहर की कोटिंग जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल जो सबसे सिंपल है, टच वुड दिया हुआ है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें उसका भी स्टैंडर्ड देखना होता है। ये जस्ट एक कि जो ये सब मेरे बचे हुए मटेरियल है, जब हम बनाते हैं बच जाते हैं। ये बॉटल डेवलप किया था, पर बॉटल मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे इसके ब्यूटी के कारण मुझे इसी चीज़ों से फैच हो जाता है, लेकिन डिज़ाइन डेवलप किया था, पर ये मेरी प्रायोरिटी अभी नहीं है। ये आप उसका कब देखेंगे, आप भीतर देख रहे होंगे थोड़ा लाल लाल सा है, तो वही उसके कारण लाख की कोटिंग है। और लाख हमारा एडिबल वन ऑफ द नेचुरल वो है जिसको एक्सेप्टेड हम यूज करते हैं, फूड में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अब तो बन गया है, इनफैक्ट ये जो कॉन्फ्रेंसेस और इन सब में एक टेबल होता है, इसकी कॉस्ट काफ़ी हो जाती थी, तो इसको हम लोगों ने पूरा बनाया था। फाइनल फिनिशिंग का नहीं फोटो दे पाया, चूँकि थोड़ी हमारी भी मूवमेंट लिमिटेड है भीतर में अभी आजकल, तो मैं कलेक्ट नहीं कर पाया। तो बहुत ही सुंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। तो ये तो ब्लैक बैम्बू का आपको मैंने सारा जो हम लोगों ने किया, ये मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूँ।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बैम्बू का एक यूज है जो कि बहुत सारे इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी देखे मैंने। ये जो लेफ्ट साइड में महानुभाव हैं वो इंडिया के सबसे बड़े मशरूम प्रोड्यूसर माने जाते हैं, मिस्टर मलिक। तो ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हम क्यों ना यूज करें। तो खैर अभी बेसिक डिजाइन बनाई थी, इनफैक्ट वो खुद ही बैठ गए, उनका वजन 63 kg था। मेरे बात करते करते बैठ गए, और ये छोटा सा फ्रेम ये आस्पर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि विद स्टैंड कर गया। खैर जो राइट साइड में उसके बाद कन्विंस हो गए, तो उन्होंने एक ये आप देख रहे हो, ये 3 मंजिला लगभग स्ट्रक्चर है। टुल्डा और बालकुआ का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और ये पूरा क्योंकि बहुत बड़ी रैक, बहुत बड़ा सिस्टम है, इनफैक्ट लगभग 30 मीटर से ज्यादा लंबा स्पैन का है और चौड़ाई उसका है। और आप देखेंगे कि लेफ्ट में बैम्बू के उसके मशरूम के बैग्स भी रखे हुए हैं। तो देयर आर सो मेनी यूजेस, हम अभी जिनको एक्सप्लोर नहीं करा है, कामेश सर भी बताएंगे। इफ बट बहुत सारे हैं, बट हो सकता है। मेन होता है लोग उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखे, जो लेफ्ट वाला खुद बैठ गया। मेरे को उसी समय डर लगा कि अरे टूट जाएगा तो, लेकिन देन वो वाला कॉन्फिडेंस जब आता है तब अगले मेरे को खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया। जबकि हमने तो बेसिक फट्टियों वाला डिजाइन बताया था, बाद में ये बड़ा डिजाइन बनाया मैंने। और इसी के साथ मैं अपना पोर्शन खत्म करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंसली सुनने के लिए। धन्यवाद सर। जी, कोई बहुत बहुत क्वेश्चन हो तो मैं ले यस सकता सर, हूँ। यस सर। हम टाइम कम लिया मैंने, ठीक लिया? यस सर, टाइम बराबर लिया सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली इस बाम्बू का आपने जो उपयोग बताया ब्लैक बाम्बू का, और इंटरेस्टिंगली जो टॉपिक छूट गया था बाम्बू प्रोपोगेशन वाला, उसको भी आपने कवर कर लिया। तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसान को नर्सरी के लिए और कैसे प्रोपोगेशन करना चाहिए अपने लेवल पे। और इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये ब्लैक बाम्बू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अच्छे से काम आ सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल अभी पूछ लेता हूँ, बाकी बाद में हम सवाल लेंगे, कि जो कई सारे लोग इसमें राजस्थान से और हैंडीक्राफ्ट एरिया से भी जुड़े हुए, इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। सर ये ब्लैक बाम्बू का अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगा अभी एज ऑन डेट, कहीं अवेलेबल है क्या? अभी मेरे पास ही है। अनफॉर्चुनेटली इसका प्रोपोगेशन में अभी टिश्यू कल्चर में हमको इसमें प्रॉब्लम आती है, तीसरे साइकिल में वो आता है, तो हमको मैक्रो पे ही डिपेंड करना होता है। नो डाउट हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका हाँ, सीडलिंग्स पौधा कहाँ पे इसका अवेलेबल होंगे? क्योंकि सीड इसका है नहीं, ये बेसिकली इंडोनेशिया से है। एडेप्टेशन इसका नॉर्थ में अच्छा है। मजे की बात है, देहरादून से नीचे की तरफ और अच्छा इसका ग्रोथ होता है, जैसे बताया इन्होंने। असम से भी 100 फार्मर लोग, किसान प्लांटेशन मैनेजर अवेलेबल आज है, तो उनको हाँ, ये सीडलिंग कहाँ से अवेलेबल होंगे इसके? हाँ, अभी तो हमारा बेस सीडलिंग एफआरआई से ही करवाएंगे। अगर उनका एनबीएम जैसे दीप्ति मैम है, वो लोग कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग हाँ हाँ, उनको की तरफ देंगे। अभी नेचुरली थोड़ा सा ओके। कम है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। और हम आरएफआरआई में मिलेगा उनको? आरएफआई जो आरएफआरआई में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी आरएफआरआई वाले ले जाएंगे हमसे, तो अगर अच्छा, उनसे मांगेंगे तो ले जाएंगे। मैं वहाँ हम कर चुका हूँ, तो वो लोग कभी भी कांटेक्ट कर लेते हैं। वो तो ओके, हमारा थैंक यू सर। इंस्टीट्यूट। सर जी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर पे जाएंगे, सब स्पीकर खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, तो उस टाइम ठीक, मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा। जरूर जरूर, मैं हूँ ये आज। ओके ओके ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक। तो मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर ठाकुर साहब का, कि जिन्होंने ब्लैक बाम्बू जो हैंडीक्राफ्ट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास ही कम से कम ऑलमोस्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के रोज कम से कम 2-3 लोगों का फोन आता है कि उनको कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नया बाम्बू चाहिए, तो मैं उनको डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगा। और मैं अभी नेक्स्ट जो बाम्बू के गुरु माने जाते हैं कामेश सलाम जी, तो उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो बाम्बू वैल्यू एडिशन पे, कि जो ऑलरेडी 2-3 विलेज काउंसिल है आसाम में, उनके साथ काम कर रहे हैं कामेश सलाम जी, तो उनको मैं चाहूंगा कि वो वैल्यू एडिशन फार्म लेवल पे क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, और किसान भाई कैसे अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं फार्म लेवल पे ही, तो उसके बारे में बात करेंगे कामेश सलाम जी, आसाम से, गुवाहाटी से हैं कामेश सलाम जी। Thank you and namaskar, and very good afternoon to all of you. I would like to share my PowerPoint. आ रहा है क्या? नहीं, पावर पॉइंट नहीं, आपका ईमेल आईडी, ईमेल आ रहा है। It's coming. आ रहा है Yes, क्या? yes, yes.
Yes. Well, very good afternoon, and I'd like to thank IFG Ishugo Mane to organize such a training program. सबसे ये तो अब कोविड के टाइम में हम अपना घर में बैठे हुए फिर भी हम लोग बैम्बू के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक है कि बैम्बू वैल्यू चेन मैपिंग करने से प्रॉफिट होगा। हर फार्मर पूछते हैं कि बैम्बू में क्या फायदा होगा, तो ये फायदा क्या होगा इसी में थोड़ा चर्चा करूंगा। बैम्बू इज ऑल्सो टचेस, जो यूएन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी हम बैम्बू टच करते हैं। मैं अपना संस्थान के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। साउथ एशिया बैम्बू फाउंडेशन एक ट्रस्ट है। ये इट इज वर्किंग इन ऑलमोस्ट एंटायर साउथ एशियन कंट्रीज, and we are working towards the achieving the goal of United Nations. And also one of the key factor is जो हम लोग मैंने जो वर्ल्ड बैम्बू डे शुरू किया है, हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा होगा कामेश जी। उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम लोग SDG 1, 7, 11, 12 क्लाइमेट चेंज, लैंड सब एड्रेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैम्बू का उपयोग और बैम्बू का कंट्रीब्यूशन जो है यूनाइटेड नेशंस का गोल में भी ये करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैम्बू क्या है इसके बारे में सब बोले तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर एक ग्रास है, ग्रास ऑफ इंडिया, एक घास जैसा है, लाइक आपका धान जैसा है। पर सेकेंडली इसका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, राइजोम से लेके शूट्स, क्लम, सब जगह बैम्बू का नाना प्रकार होता है। पर वो असल में ये एक ग्रास फैमिली है। और आगे साइंटिस्ट वालों ने पहले बैम्बू के बारे में बहुत बताया, तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ये चीज बहुत जरूरी है, जो आज जो ताज साहब ने मोनोपोडल बोला और सिम्पोडल बोला, इसमें बहुत फर्क है। इंडिया में अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ कि हमारा बैम्बू सिम्पोडल है, बहुत हार्ड है, इसका नोट्स बहुत हार्ड है। तो हमारा जो मशीन है ताइवान या चाइना से आता है, वो मशीन मोनोपोडल के यूज होता है। तब सिम्पोडल बैम्बू लगाते हैं तो बैम्बू मशीन टूट जाता है। सो दिस इज ए वेरी की फैक्टर कि इंडिया में अभी तक अगरबत्ती स्टिक बना नहीं पा रहा है। अगरबत्ती स्टिक जो चाइना से आता है वो मोनोपोडल से बनता है, सिम्पोडल से जो बनता है उसको वेस्टेज ज्यादा है। तो 80% वेस्टेज बोल के हम इसी को अब रौनक है, और हर टाइम बोलते हैं कि इसमें फायदा नहीं हो रहा है। बिकॉज वी हैव टू सी सिम्पोडल में क्या है, जो मैच्योर बैम्बू मिडल में होता है, मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। जो दास साहब ने बोला मोनोपोडल इज वेरी इजी टू मैनेज, दैट इज वेरी ट्रू। तो वी हैव टू हैव ए सिस्टम कि मोनोपोडल सिम्पोडल को कैसे आगे बढ़ा जाए। इंडिया का बैम्बू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें भी ज्यादा सबको मालूम है कहाँ कहाँ बैम्बू मिलता है। पर बैम्बू हमारे कल्चर से बहुत जोड़ित हुए हैं। जैसे मिजोरम में बैम्बू डांस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। एंड आप देखिए तो कल्चर से हम लोग बैम्बू से बहुत वी आर वेरी क्लोज। लाइक हमारा धर्म में, हमारा पूजा में, ट्रेडिशन में बैम्बू का बहुत उपकार होता है, बैम्बू का बहुत मतलब काम होता है। जापान में भी देखा, इंडोनेशिया में देखा, बैम्बू हमारा कल्चर में बहुत जुड़े हुए हैं। फिर अपना डे टू डे सामान में बैम्बू से भी जुड़े हुए। ब्रिज अरुणाचल में बैम्बू अच्छा बैम्बू का ब्रिज बनता है, गांव में देखो तो बैम्बू का पूल ब्रिज बनता है। तो ये सब बैम्बू आर्किटेक्चर अभी आगे जाके बड़ा स्ट्रक्चर बनने लगा है, पर ये बहुत पुराने हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। बैम्बू फेंसिंग ये भी हमारा एक बहुत बड़ा उपयोग है। बैम्बू अपना रूरल हाउस होल्ड में या इवन फार्म हाउस में आदमी चाहते फेंसिंग कहाँ मिले। फेंसिंग इज ए गुड मार्केट। इंडोनेशिया का 2-3 कंपनी है पूरा वर्ल्ड में बैम्बू फेंसिंग भेजते हैं। और आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया का फार्मर्स लोग बैम्बू फेंसिंग बेचने लगे, ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स लोग बैम्बू सूट बेचने लगे। इनका बहुत आगे निकल गया। तो बैम्बू का मतलब मार्केट दिन का दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल कंट्री जो बैम्बू नहीं लगाता, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री बैम्बू एक्सपोर्ट करने लगे। दूसरी चीज आप नोटिस में आएगा तो देखेंगे कि हमारा गांव में बैम्बू का हमारा हाट बनता है, मार्केट बनता है। मार्केट में क्या करता है, हम टोकरी, बैट जो भी ले जाके वहां एक्सचेंज करके आता है। तो बैम्बू एक बड़ा कॉमर्स में भी हम लोग यूज करते थे। देन बैम्बू मैट, एक बैम्बू चटाई है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। फिर ये चीज आपको बार मैं दिखाता हूँ कि एक गोवा में हमको ले गया एक रिजोर्ट में, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। हमको लेके बोलता है कि मिस्टर सलाम देखिए हमने घर बनाया, ये हालत हो गया, इसमें सब पाउडर हो गया, तो क्या करूं। तो मैं बोला कोई उपाय नहीं, इसको जलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बैम्बू का जो उपयोग है आदमी बहुत कम, मतलब इसका बहुत कम सोचता है। बैम्बू कितना दिन जिएगा, बैम्बू कितना दिन उसका टाइम देगा। बट इसमें क्या किया उसने, गलती क्या किया, इसका सिलेक्शन
ठीक से नहीं किया, यंग बैम्बू लिया, मैच्योर बैम्बू नहीं लिया, ट्रीटेड नहीं किया, तो इसके वजह से बैम्बू का नाम भी बहुत खराब होता है। पर एट द सेम टाइम आप देखिए ट्रेडिशनल वे में, ये देखिए पटना के रास्ता में आप रिक्शा देखते हैं, वो रिक्शा क्या है, भुलका बैम्बू का ये बना, ये अम्ब्रेला जैसा बनाता है, ये बैम्बू ट्रीटेड है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, फिर इसके लिए माने बहुत पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज आ रहा है। तो बैम्बू का जो इस्तेमाल है हमारा अपना ट्रेडिशनल नॉलेज से भी बहुत काम कर सकता है। एक इंडियन फॉरेस्टर ने बोला था कभी काफी साल पहले 1876 में बोला, विदाउट बैम्बू द इंडियंस वुड बी वेरी वेरी पोर इंडियन। नाउ घूम फिर के हम लोग 75 इयर्स के बाद अगेन अभी बैम्बू को ग्रास बना दिया, बैम्बू के उपकार के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका बहुत साल पहले हमारा जो ब्रिटिश जो हमको रूल किए थे उन्होंने पहले बोल के गया कि बैम्बू के बगैर इंडिया विल बी वेरी पोर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैम्बू है, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबको जानता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिम्बर होता है, तो काफी इसका बैम्बू का चर्चा सब जानता है, बैम्बू उपकार कितना होता है। पर बैम्बू क्यों लगाएगा, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करना पड़ेगा, हायर यील्ड आता है बैम्बू का, तो ये सब में आगे स्पीकर ने बोले हुए। तो पर बैम्बू में मेन चीज है कि हमें फाइनेंस, लैंड, लेबर एंड मार्केट, ये बैम्बू बिजनेस डेवलपमेंट होता है। पैसा चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, इंडस्ट्री, मार्केट। बैम्बू इंडस्ट्रीज रिवॉल्व अराउंड दिस साइकिल। आप देखिए बैम्बू के वैल्यू चेन में, आप देखिए आप लोग फार्मर्स है या आपका एंटरप्रेन्योर्स है, आप कहाँ है, बैम्बू फार्मर्स, उसके आगे बैम्बू कलेक्टर्स आता है, बैम्बू आर्टिसन आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, कस्टमर आता है, ये पूरा वैल्यू चेन है। हम देख रहे हैं सिर्फ फार्मर्स लोग देख रहे हैं, फार्मर्स से आगे कहाँ जाएगा, प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये बहुत जरूरी देखना है। देखिए प्रोडक्शन हो गया, बैम्बू कलेक्शन हो गया, बैम्बू ट्रेडिंग होता है, उसके बाद बैम्बू ट्रेडिंग में भी होलसेलर और लोकल रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है। तो बैम्बू का जो वैल्यू चेन है, इसको पूरा मैप करने से क्या होगा कि आपका 20 रुपए के बैम्बू मार्केट में क्यों 120 आता है, ये सब हमको देखना चाहिए कि फार्मर्स को कितना फायदा हो रहा है। और इसको एनालाइज किया तो बैम्बू का रॉ मटेरियल सप्लाई, प्राइमरी प्रिपरेशन होता है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, ट्रेडिंग होता है एंड कंजम्पशन होता है। इस हर चीज में हम लोग का प्रॉब्लम होता है। नंबर 1 रॉ मटेरियल का सप्लाई, जैसे हमको क्वालिटी बैम्बू चाहिए तो ठीक से नहीं मिलता। हम बोला कि 5 साल का बैम्बू जाति बैम्बू चाहिए, एक ट्रक मिलना मुश्किल होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होता है हमारा ये बैम्बू का, क्योंकि बैम्बू बल्की होता है। देन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन में जगह चाहिए, बैम्बू बहुत लंबा चीज है, उसको अंदर घुमाने के काटने के लिए जगह चाहिए। ट्रेडिंग में बैम्बू का ट्रेडिंग भी एक प्रॉब्लम होता है। कंज्यूमर इज वेरी रिस्की। कंज्यूमर हर साल हर टाइम आप एक सामान दिखाएगा, एक ब्लैक बैम्बू का फर्नीचर दिखाएगा, जो भी दिखाने से पहले चीज पूछेगा इसका उम्र कितना होगा, एक कितना दिन बचेगा, इसमें पोका आया कि नहीं आएगा। तो कंज्यूमर का माइंड में एक दौड़ होता है बैम्बू को लेके, तो इसीलिए बैम्बू को बेचने में काफी मुश्किल होता है। मेले में आदमी जाता है, लास्ट दिन में सेल नहीं होता है, लास्ट दिन में आता है कि आप इसको छोड़ के जाओ आधा प्राइस में। तो बैम्बू को लेके बहुत बार्गेनिंग होता है मार्केट में। हमने देखा है दिल्ली हाट में, हमने बॉम्बे में देखा है, कारीगर लोग नॉर्थ ईस्ट से बहुत मुश्किल से सामान ले गया, वहां पे ट्रेन में ले गया, ट्रक में ले गया, बेचता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से बेचता है, क्योंकि दे हैव ए वेरी रॉन्ग इंफीरियर आइडिया अबाउट बैम्बू। तो मार्केट चैनल नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हम नदी में ले जाते हैं या ट्रक में ले जाते हैं। पर इसके अलावा क्या होता है कि बैम्बू का जो वैल्यू चेन है, आप देखिए घर में जो बैम्बू जो काटते हैं, उसके बाद विलेज हेड के जाते हैं, लोकल ट्रेडर जाता है, उसके बाद पेपर मिल में जाता है। और क्या होता है, ट्रेडर दो तरफ के ट्रेडर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बैम्बू जो है आता है उसका हर हाथ होके जाता है, इसमें क्या हर हाथ में प्रॉफिट चले जाता है। तो मिनिमम प्रॉफिट इज बीइंग मेड बाय द फार्मर्स। ये हमको देखना चाहिए कि मार्केट और इसमें कैसे जल्दी मतलब नजदीक ले आए, ताकि आपका ज्यादा फायदा हो। और दूसरा चीज है, ये इसको वैल्यू चेन को आप कैसे मैप करेगा। बैम्बू को कल्म, लीव्स, ट्विग्स, टॉप पोर्शन, मिडल पोर्शन, बेस पोर्शन, हर पार्ट यूज हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो कि हम अगरबत्ती बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, हम सोचते हैं हमारा वेस्टेज ज्यादा क्यों है। तो इसीलिए हमारा पूरा वैल्यू चेन को मैप नहीं करने से हमारा बैम्बू का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। चारकोल बनाने बोलते हम चारकोल बनाना चाहता हूँ, तो सिर्फ चारकोल के लिए बैम्बू काटेगा तो आपका फायदा नहीं होगा। या आप सिर्फ बोले कि हम हैंडीक्राफ्ट बनाएगा, तो इसीलिए बोले हर पार्ट का बैम्बू को अलग अलग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। इसमें कौन कौन एक्टर है बैम्बू वैल्यू चेन में, आप देखिए प्रोडक्शन, कलेक्शन, स्टोरेज आता है। उसके बाद आप देखिए बैम्बू में सारे, बट इवन सर्विस प्रोवाइडर,
जो ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट हैंडीक्राफ्ट यूनिट है, वो भी हम बैम्बू का वैल्यू चेन में सब एक्टर्स है। सिर्फ नॉट ओनली द फार्मर्स, आप देखिए फार्मर्स तो है ही है, हाउस होल्ड वर्कर्स, फार्मर ग्रुप, इंडिविजुअल फार्मर है, विलेज बेस्ड कलेक्शन होता है, इंजीनियरिंग बैम्बू बनता है, ट्रीटमेंट बनता है, कॉटेज बेस्ड होता है, बट दिस आर ऑल द प्लेयर्स। तो बैम्बू में काफी प्लेयर होता है, पूरा प्लेयर को मिलके, एक्टर को मिलके हम बैम्बू इंडस्ट्री बनाते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में कैसे बैम्बू जाता है, रास्ता के बगल से ये उठा के ले जाता है, ये मूली बैम्बू में मैक्सिमम है, ये जा रहे अपना पुराना हिंदुस्तान पेपर मिल में। आप देखिए ये है इंडिया का सबसे बड़ा बैम्बू मार्केट, ये कहाँ पे है, ये असम और बंगाल के बॉर्डर में है, इस जगह का नाम गोसाईगांव है। आप देखिए हर जगह से बैम्बू आता है, एक ट्रक में, ये जो बड़ा ट्रक जा रहा है, मैं उसके पूछा कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो एक रेलवे स्टेशन में आप देखिए हर हफ्ते एक ट्रेन लोड जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, किस लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए। तो बैम्बू हर जगह में कलेक्ट करके इतना बड़ा मतलब बैम्बू मार्केट है, एंड मोस्ट ऑफ दिस बैम्बू आर कमिंग फ्रॉम घर से आ रहा है, ये होम ग्रोन बैम्बू है। आप भूटान बॉर्डर से लेके अब नीचे धुबरी बांग्लादेश बॉर्डर से चाहिए, इसमें जितने भी बैम्बू हार्वेस्ट होता है डेली मतलब 40-50-100 ट्रक निकलते हैं यहाँ से, आसाम से। इसका मतलब इज अ बिग इंडस्ट्री देयर, वो लोग हम लोग देखते नहीं कैसे होता है। ये देखिए बैम्बू ये पेपर मिल के ले जाता है, ये टन हिसाब में जाता है नदी में, नदी इज अनदर वे वेयर बैम्बूस आर ग्रोइंग बाय रिवर में डाल देता है, आगे मिल जाता है, देखिए पानी में जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बैम्बू, बिकॉज बल्कि है। देन बैम्बू में एक चीज है अनमैनेज क्लम, हम बैम्बू लगा दिया, 4 साल के बाद हम बैम्बू लेने जाता है, क्योंकि मैनेज नहीं करता है, और फिर उसके ऊपर बोलता है कि बैम्बू है तो सांप है, सांप क्यों है, वहां पे चूहे आ जाता है, तो चूहे को कंट्रोल करने के लिए बैम्बू को क्लीन करोगे तो सांप भी नहीं आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ माने मिसकॉन्सेप्ट अबाउट बैम्बू। आदमी बैम्बू बोलने से बहुत मिसकॉन्सेप्ट होता है कि बैम्बू लगाने से सांप आ जाएगा, सांप तो क्यों आता है, वो तो हम बोलते नहीं है, बिकॉज वहां पे चूहा आ जाएगा। सो दिस आर द इश्यूज लाइक व्हिच वी नीड टू टेक केयर। जैसे मैनेज क्लम, आप देखिए ये टिमोर लेस्टे में है, ये ब्लैक बैम्बू का ये भी एस्पर है। दिस मैन इज द फार्मर एंड आप देखिए सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एंड ही इज मैनेजिंग, उसका अपना बैम्बू खेत ठीक से मैनेज कर रहे हैं। तो हमें गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए बैम्बू में, बैम्बू लगाने से नहीं होगा। अब देखिए ये नागालैंड में कम्युनिटी बेस्ड प्लांटेशन, नागालैंड में क्या है कि विलेज काउंसिल, विलेज बोर्ड ज्यादा काम करते हैं, बैम्बू राइजोम जा रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड काम होता है वहां पे। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे वेयर असम में हो या जहां पे कम्युनिटी बेस्ड है, दे कैन वर्क टुगेदर। ये नागालैंड का है, आप देखिए कम्युनिटी बेस्ड प्लांटेशन, गांव में जाके पूरा कम्युनिटी आगे लगा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी कॉमन इन नॉर्थ ईस्ट, जहां पे पूरा कम्युनिटी मिलकर काम करता है। अब देखिए इसमें राइजोम को ले जा रहे हैं, राइजोम इज द बेस्ट, एंड राइजोम प्लांटेशन हो रहा है, अभी मणिपुर में भी हुआ है कम्युनिटी बेस्ड प्लांटेशन इन चंदेल डिस्ट्रिक्ट। तो दिस आर टेकिंग प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट मोस्टली वेयर द कम्युनिटी सेटअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जहां पे कम्युनिटी सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी दिमापुर में एक बैम्बू प्लांटेशन एरिया है, रोड साइड प्लांटेशन। रोड साइड क्यों करते हैं, क्योंकि गाड़ी में ले जाने में मुश्किल, मतलब इसमें इजी हो जाता है। सो ये प्लांटेशन है, रोड साइड प्लांटेशन दिमापुर के पास। देन फर्स्ट लेवल क्या होता है बैम्बू प्लांटेशन, बैम्बू से चटाई बनाना, क्योंकि हर घर में टोकरी बनाना आता है, तो इसमें चटाई बनाता है। सो वैल्यू एडिशन जितना करेगा बैम्बू का फायदा होगा। आप देखिए ये आसाम का है, ये कामपुर बोल के जगह है नावगांव में, ये पूरा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में गांव में हर गांव घर में बैम्बू चटाई बनाता है। और बैम्बू चटाई ये पूरा इंडिया जाता है, केरला जाता है। कल भी मुझे केरला से मैसेज आया कि हमको हर हफ्ता 10-15 ट्रक ये बैम्बू में चटाई चाहिए। तो ये करने से क्या होगा, नॉट ओनली फार्मर के बाद आप प्राइमरी प्रोसेसिंग करने से क्या होगा, आपका बैम्बू का वैल्यू ज्यादा आएगा। आप देखिए इसमें टूली और टीजेट क्लस्टर में आप देखिए एक फैमिली में घर पे होम बेस्ड काम है, फैमिली में एक इसका पति बना रहा है और एक ये बुनाई कर रहे हैं धारी का। देखिए दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस, दिस बिजनेस इज पॉसिबल। ये बिजनेस आप लोग कर सकता है गांव में, क्लस्टर लेवल में। मार्केटिंग ऑफ बैम्बू मैट्स, इसका बहुत डिमांड है। डिमांड मतलब आप दे नहीं पाएंगे। एक ट्रक में 3,500 में रहता है, इसका साइज है 8x4 साइज या 6x4 साइज। इसको बनाने में इसको थोड़ा मैकेनाइज करना पड़ेगा। इसका जो बैम्बू का जो ये बनेगा, स्ट्रिप बनेगा या स्लाइबर्स, इसको मशीन से करने से इसका ज्यादा जल्दी होगा। फिलहाल तो ये सब हाथ के काम है, 100% हाथ का काम है, एक दाव से करता है सारे काम। क्या बनता है इससे, बैम्बू मैट बोर्ड, कोरुगेटेड रूफिंग। इसका हाई डिमांड है।
तो ये डिमांड को देने के लिए सारे वी नीड लॉट ऑफ वर्कर्स इन बैम्बू. सो व्हेन बैम्बू फार्मिंग जो आप करते हैं बैम्बू फार्मिंग सीजन में, ऑफ सीजन में ये सब काम कर सकता है बैम्बू का ये बनाना. दूसरा चीज है बैम्बू का उपयोग, पैकेजिंग. पैकेजिंग इज अ बिग मार्केट. हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से पैकिंग करता है, ये चॉकलेट्स कर रहे हैं, ये फ्रूट्स कर रहे हैं. नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनली इन मणिपुर ड्राई फिश रखते हैं बैम्बू बास्केट में, मार्केट में ऐसे ही सेल होता है. तो वी कैन इनोवेट, हम लोग इनोवेट कर सकते हैं इसको, थ्रो अवे, बिकॉज बैम्बू इज बायोडिग्रेडेबल. तो इससे अलग अलग ढंग का हम लोग बैम्बू का बास्केट बन सकता है. वो बास्केट को हम लोग गिफ्ट आइटम हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. कॉर्पोरेट गिफ्ट, fruit packaging, dry food packaging, बहुत कुछ कर सकते. It can be a substitute plastic and this can be done at village level. Now आप देखिए बैम्बू सूट्स का अभी क्या हो रहा है. बैम्बू सूट्स को ऐसे ही सूट्स काट के मार्केट में आता है, या आइदर यू हैव, और एक आप नीचे जो देख रहे हैं ये फर्मेंटेड बैम्बू सूट्स है, पर इसको भी आगे वैल्यू चेन करके नागालैंड में इसको अचार बना रहा है, इसको पैक करके बड़ा मार्केट में जा रहा है, जैसे 5 स्टार होटल्स, चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहा है. ये अचार के लिए भी बहुत अच्छा है. तो बैम्बू सूट्स के भी एक बड़ा एंटरप्राइज बन सकता है, ताकि आपका बैम्बू सिर्फ लगाना नहीं, बैम्बू सूट्स के भी एक इंडस्ट्री आप कर सकते हैं. नाउ आप देखिए मैंने ये मैप किया इंटरनेशनल में कहाँ गुड प्रैक्टिस हुआ. ये थानुआ बोल के एक वियतनाम में प्रोविंस है. आप उसमें देखिए फार्मर्स है, कलेक्टर है, ट्रेडर है, प्री प्रोसेसिंग वर्कशॉप है, प्रोसेसिंग फिनिश है, एक्सपोर्टर मार्केट. ये हम इंडिया में नहीं है. तो इसको क्या कर रहे हैं, ग्रोअर, प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग. हमको भाग करना पड़ेगा कि ग्रोअर और फार्मर्स का एक ग्रुप, प्रोसेसिंग कैन बी वन सेक्टर एंड फिनिशिंग एंड मार्केटिंग. तो आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या बैम्बू ग्रुप हो, इसमें आपको मेन एक्टर्स में इसको भाग करके ऐसा करने से इट कैन बी मोर ऑर्गेनाइज. अभी इंडिया में दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नॉट अवेलेबल. चाहे आपका टी इंडस्ट्री में होगा या आपका रबर इंडस्ट्री में, बट बैम्बू में दिस इज टोटली मिसिंग. अभी तो हुआ नहीं है. सो वी नीड टू ऑर्गेनाइज वैल्यू चेन में की एक्टर्स को मिलके ये सब अलग अलग काम करने के लिए. ये है जापान का ओइटा का. जापान भी वही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, देन फॉरेस्ट कटर किया, देन प्रोडक्शन कंपनी, होलसेलर्स. ऑफ जापान में भी हो रहा है, पर जापान में अभी बैम्बू कम होते जा रहे हैं. ये कोइटो में है, कोइटो में भी सेम मॉडल. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर देयर बिकॉज़ देयर इज अ स्ट्रक्चर. पर यहाँ पे इंडिया में ओनली ट्रेडर्स एंड बैम्बू फार्मर्स, बट देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. सो वी नीड टू, हम लोग भी इसी ढंग में अपना इंडियन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. पर अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हमने देखा है थाईलैंड में, वन विलेज वन प्रोडक्ट. ये बैम्बू विलेज है. बैम्बू विलेज में क्या करता है, वहां पे एक डिस्प्ले जगह बनता है, वहां पे लोग डेमोन्स्ट्रेट करता है और मार्केटिंग होता है, और विलेज पूरा बन गया एक टूरिस्ट का स्पॉट. बैम्बू को देखने आता है, बैम्बू खाना खाने आता है, बैम्बू का सामान लेने आता है. सो दिस इज ए वन गुड मॉडल वेयर मेनी ऑफ द बैम्बू ग्रोइंग एरिया कैन आल्सो अप्लाई दिस काइंड ऑफ बैम्बू वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल ऑफ थाईलैंड. ये बहुत मतलब इज ए वेरी फेमस मॉडल adopted from Japan. Now आप इस पिक्चर को देख के आप सोचेंगे क्या हो रहा है. आप देखिए ताइवान में एक साइड में बैम्बू प्लांटेशन है, एक साइड में चाय का प्लांटेशन है. दोनों बराबर होता है. जैसे चाय में ध्यान देता है, चाय में जैसे बर्निंग करता है या फर्टिलाइजर देता है या पानी, जैसे सेम थिंग बैम्बू में कर रहा है. इसके क्यों, दोनों को कम्युनिटी हिसाब में देखते हैं. तो हमें भी टाइम आ गया कि बैम्बू को चाय जैसा देखना चाहिए, चाय बागान जैसे देखना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए. देन ओनली वी कैन हैव ए गुड प्रोडक्ट. तो आप देखिए दिस इज ए लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ, हमको खुद देख रहा है कि बैम्बू और चाय बागान कैसे साथ साथ होता है. तो बिकॉज दे आर मैनेजिंग द बैम्बू स्ट्रक्चर, बैम्बू गार्डन. दूसरा हमने कुछ काम किया, जैसे बैम्बू टॉयलेट हमने शुरू किया था नागालैंड में. देन काजीरंगा में बैम्बू टॉयलेट हमने शुरू किया था, अभी है वहां पे, पीसी से उसको इनॉग्रेट कर, पे एंड यूज टॉयलेट. आप लोग देखिए एक बैम्बटेक करके ऐप हमने निकाला है, वर्ल्ड में फर्स्ट ऐप है. ये आप लोग डाउनलोड कर सकता है. इसमें गूगल प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं. इसमें बैम्बू हाउसिंग के ऊपर हमने किया है, और ये ऐप से हमने लॉन्च किया, डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने किया था. इट वाज फंडेड बाय BMTPC. हमने मणिपुर में लॉन्च किया है, बीजिंग में लॉन्च किया है, भूटान में लॉन्च किया है. तो ये आप लोग लॉन्च कर सकता है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि इसी साल के नवंबर तक इसी में हम लोग ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी आ जाएगा. बैम्बू प्लांटेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल, बैम्बू सिलेक्शन मॉड्यूल, एंड ऑल्सो दिस ऐप इज गोइंग टू बी, इस ऐप को हम लोग एक मार्केट प्लेस बनाने जा रहे हैं. तो हमारा टीम अभी काम कर रहा है, एंड हम लोग ताइवान के साथ काम कर रहे हैं. ये ऐप को अपग्रेड करके पूरा मार्केट प्लेस बन जाएगा बैम्बू के लिए.
ये ऐप निकालने से बैम्बू, हाई बैम्बू, बैम्बू का यूज, टाइप्स ऑफ बैम्बूज, देन स्ट्रक्चर के बारे में, बिकॉज ये जो ऐप किया था मेनली बैम्बू कंस्ट्रक्शन को देख के, बट वी आर अपग्रेडिंग इनटू ए और डिफरेंट लैंग्वेज में भी आ रहा है, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच में भी अब ट्रांसलेट के लिए बहुत कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है। तो ये जॉइनरी के बारे में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अभी इसको देखने के बाद। इसमें काफी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे बैम्बू के बारे में, ये सारे मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करता है, सिम्पोडल, मोनोकोडल बैम्बू, ये सारे आपको मिलेंगे। और हम लोग ने रिसेंटली नामसाई में वर्कशॉप में ये पैगोडा बनाया था विद योक्सटैम बोल के कोलंबियन आर्किटेक्ट के साथ। तो हमारा किताब भी अभी रेडी होने वाला है, वैल्यू चेन मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। होपफुली कोविड के लिए लेट हो गया, मे बी बाय अगस्त शुड बी रेडी। टीम में नागालैंड में जो बैम्बू टॉयलेट में काम किया था। तो एक चीज आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 18 सितंबर, अभी 10 साल हो गया हमने वर्ल्ड बैम्बू डे शुरू किया था, एंड अभी तो इट इज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब इन अ बिग वे, एंड दिस डे इज रिमेंबर एज द वर्ल्ड बैम्बू डे, एंड हर जगह सेलिब्रेट करता है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन अ बिग वे, और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा इसको ज्वाइन करने के लिए। वी आर प्लानिंग कि पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म में इसी को ज्वाइन करके वर्ल्ड बैम्बू डे, ये है मैं और बैंकॉक के गवर्नर के साथ उस दिन अराउंड मेंबर है, अराउंड 36 कंट्रीज का मेंबर था हमारे साथ, जब मैं वर्ल्ड बैम्बू का प्रेसिडेंट था। उस दिन हम लोग 18 सितंबर को हम लोग डिक्लेयर किया था कि वर्ल्ड बैम्बू डे का 10 साल हो गए लास्ट ईयर। ये नागालैंड में उसके साथ किए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो काफी जगह में हमें किया। ये एक हमारा वर्ल्ड बैम्बू डे म्यूजियम बन रहा है मणिपुर में। जैसे हमने वर्ल्ड बैम्बू डे शुरू किया, उसी को माने उसका जो आइडिया है, उसको कहाँ में वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट करना है, उसी को लेके हम एक मणिपुर में एक म्यूजियम बना रहे हैं। सो कोविड के बाद हम लोग इसका काम भी शुरू करेंगे। राइट नाउ इन द प्लानिंग स्टेज अभी हो गया, एंड दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड बैम्बू डे म्यूजियम इन द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच, एंड ये मेरा डिटेल्स है, और आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास भी ब्लैक बैम्बू है, हमने जो लाया था, उसको पेटुंग बोलता है इंडोनेशिया में, इट इज कॉल्ड पेटुंग इन इंडोनेशिया। हमने काफी आदमी को दिया, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमने लाया था अभी काफी 8 साल हो गया, एंड आई एम ग्रोइंग ऑल्सो इन गुवाहाटी, बट इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इफ एनीबॉडी वांट्स, वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग द ब्लैक बैम्बू। थैंक यू सो मच। थैंक यू कामेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी कम समय में बाम्बू के बारे में लोग कवर करने का कोशिश किया, बहुत सारा चीज़। तो आपके साथ में हम तो कई जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको मार्गदर्शन लोगों को आसाम में मिलता रहे, तो इसीलिए हमने आपको इसमें वन ऑफ द स्पीकर जोड़ने का कोशिश किया। और आप आसाम में ऑलरेडी 2-3 विलेज काउंसिल के साथ जोड़ के उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में वो 2 विलेज काउंसिल बाम्बू में आपका नाम रोशन कर रहा है, बाम्बू का सप्लाई चेन में आगे बढ़ रहा है वो 2 विलेज काउंसिल। मैं चाहता हूँ वो 2 विलेज काउंसिल चाइना की तरह इंडिया में मॉडल बने, कि वो वैल्यू चेन क्या होता है, और क्या जो आपने क्योटो मॉडल और इंडोनेशिया और जापान इस तरह का जो मॉडल दिखाया, तो वो विलेज काउंसिल में ये मॉडल देखने को मिले, ताकि लोगों को जापान का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़े। तो आसाम में ऑलरेडी जो साथ में आपके साथ जुड़े हुए किसान हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम ऑन फील्ड वो मॉडल जो है वो आपके विलेज काउंसिल के साथ देखने को किसानों को लेके आए, ताकि उसको फिर रिप्लिकेट पूरे हिंदुस्तान में कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामेश जी, आपने जो वैल्यू चेन की किसान क्या क्या किस तरह से कर सकता है, तो डेफिनेटली किसानों के कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपके लिए भी क्वेश्चंस लूंगा। तो होपफुली आपका मैं समय उस टाइम में फिर से वापस लेना चाहूँगा जब किसानों के क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिलहाल हम आगे वाले जो स्पीकर्स है, डॉक्टर प्रियंका ठाकुर की, जो ऑर्नामेंटल्स बाम्बू और बेसिकली डेकोरेटिव बाम्बू जो है उसको लेके किसान कैसे बिजनेस कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या ऑर्नामेंटल स्पेसीज है, और कैसे उसको किसान बिजनेस कर सकते हैं। तो कई सारे जगह आपने देखा होगा कि मैंने सुबह से मैं बात कर रहा हूँ कि कई एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल, सब जगह अलग अलग तरह के बाम्बू स्पेसीज देखते हैं। तो क्या स्पेसीज है और उसको लेके क्या बिजनेस कर सकते हैं किसान भाई लोग, तो उसके बारे में बात करने वाली है डॉक्टर प्रियंका ठाकुर जी। डॉक्टर प्रियंका ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
वेबिनार के सभी ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका ठाकुर, प्रधान पुष्प वैज्ञानिक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र धौलाकुआं, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ, जो कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल में, उसका एक रिसर्च स्टेशन है धौलाकुआं में, वहां पे कार्यरत हूँ। तो बांस का जो उपयोग है वो सदियों से मानव अपने जीवन काल में करता रहा है, और अपने जीवन का इसमें जो स्थल सौंदर्य में जो इसका लैंडस्केपिंग या भू-दृश्य निर्माण में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिए, मेरी पीपीटी जो है। जी धन्यवाद। तो जैसा कि ये टॉपिक बताया है कि बैम्बू इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग का मतलब है कि हम किस, प्लीज इसको आगे बढ़ा दीजिए। जी, तो इसमें दो प्रकार की लैंडस्केपिंग है, या भूदृश्य निर्माण है, या जिसको कि स्थल सौंदर्य भी कहा जाता है। तो एक है एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग, एक है इंटीरियर लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केपिंग का मतलब हम किसी जगह की सुंदरता को जो हम बढ़ाते हैं, इसमें हम जो फूलों वाले पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, या लताएं हैं, फर्न्स हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बैम्बू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बैम्बूज को लगाने की लैंडस्केपिंग के लिए। तो सब दो तरह की है, एक इंटीरियर लैंडस्केपिंग जिसमें कि घरों की, ऑफिसेज के और बड़े बड़े होटल्स या जो हाई एंड के 5 स्टार होटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनके अंदर की जो साज सज्जा है वो बांस द्वारा की जाती है। और उसके बाद जो एक्सटीरियर लैंडस्केपिंग है उसमें हेज है, फेंस है, देन टोपेरीज है, क्लाइंबर्स को उस पर चढ़ाना है। इस तरह के कई ऐसे यूजेस हैं जो एक्सटर्नल लैंडस्केपिंग इसमें किया जाता है। तो अब सबसे पहले जैसे हम इंटीरियर लैंडस्केपिंग की बात करें तो प्लीज इसको आगे बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो जैसे इंटीरियर लैंडस्केपिंग में है कि हम इसमें डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग करते हैं एक आंतरिक साज सज्जा के लिए, जिसमें कि कुछ एक जैसे कुछ अलग रोल्स हैं, जैसे प्लांटर्स है, हैंगिंग बास्केट्स है, या फोकल पॉइंट्स है, या बांस के वेजेस बनाए जाते हैं, प्लांटर्स बनाए जाते हैं, और जो पुष्पीय पौधे हैं उनके साथ इनका बैम्बू का जो रोल है वो इंटीरियर लैंडस्केपिंग में होता है, उसकी डिजाइनिंग के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। तो नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि कोने की सुंदरता को बढ़ाया गया है, जिसमें कि बांस की जो डंडियां हैं उनको काट के लगाया गया है, और इसके जैसे एक रिटेनिंग वॉल की तरह है, और एक कोने में जैसे आप देख रहे हैं कि एक हैंगिंग बास्केट के रूप में सीडम मॉर्गेनियनम है, उसको बांस का जो प्लांटर है गमले के रूप में है, कैलेंचूज है, फिर कुछ एक जैसे ये पानी का स्ट्रक्चर बीच में बनाया गया है और वो फाउंटेन टाइप से, और दूसरा ये पाम्स का स्ट्रक्चर है। तो कोने की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बांस का उपयोग किया गया है। फिर जैसे ये बैम्बू हैंगिंग बास्केट्स है, इसमें कैक्टाई एंड सकुलेंट्स को लगाया गया है, जैसे कि आप सीडम्स, ये सीडम्स है, कैलेंचूज है, इचीविरियास, अलग अलग तरह के जो ये बड़े जो बांस होते हैं उनके जो स्टेम्स होती हैं, उसके अंदर में कुछ पत्थर और मीडिया डालकर, इन रेत को डालकर और जालीदार जो इसमें डालकर इन पौधों को उगाया जाता है, और ये वर्टिकल गार्डन की तरह इस्तेमाल किया जाता है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आपके आजकल के परिवेश में क्या है कि वर्टिकल गार्डन का चलन बहुत बढ़ गया, और दूसरा ये है कि इसमें जैसे जगह की कमी हो गई है, तो वर्टिकल गार्डन्स के लिए जैसे आप ये ऑफिसेज में देखिए, या इंटीरियर जो घरों की डिजाइनिंग के लिए या एयरपोर्ट्स की डिजाइनिंग के लिए जैसे रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, फिर बांस के जैसे ये जालीदार स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर फर्न्स लटकाई गई है पौधों में डालकर, फिर ब्रोमेलिड्स नीचे में लगाए गए हैं, स्टैगहॉर्न फर्न्स हैं, और ये बांस के फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जैसे मनी प्लांट्स है, इनके प्लांटर्स बनाए गए हैं, विंड चैम्स एटसेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं ये कंटेनर्स, प्लांटर्स इंटीरियर लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल होती है, और कैक्टाई सकुलेंट्स के भी फ्रेम्स बनाए जाते हैं। उसी तरह से एक आजकल, नेक्स्ट प्लीज, आजकल जो सबसे ज्यादा जो मार्केट फूलों में चल रही है वो है ड्राई फ्लावर्स की, यानी जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं जैसे कि कट फ्लावर्स वगैरह है या दूसरे फ्लावर्स हैं, वो पेरिशेबल आइटम से जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो उसके लिए जो ड्राई फ्लावर्स है वो एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि हम बांसों की जो कटिंग, जो इसके जो स्टेम्स हैं बड़े बड़े, उनको हम आर्टिस्टिकली कट देके उसमें डिफरेंट ये कलर्स करके
इसमें एक्रेलिक पेंट्स करके या दूसरे पेंट्स करके आप देखिए इसमें कुछ बैम्बू के वेजेस और बास्केट्स बनाए गए हैं ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स के लिए। इसमें हम डिफरेंट जैसे पाइन के कोन्स हैं या जैसे फिंडर्सिया के इसमें वो है, ड्रिफ्ट वुड्स हैं, फ्रूट्स हैं, या आजकल जंगलों में भी जैसे बहुत सारी चीजें जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं वो सारी वेस्ट हो जाती हैं, तो उनको हम एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर और बांस में उनको लगा कर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इनकी बांस के जो वेजेस है उसमें देख रहे हैं कि कुछ मक्की के शीट की जो कवर्स होते हैं उनसे हम फूल बनाते हैं। फिर कुछ जैसे गेहूं की बालियां हैं, बाजरा की स्टिक्स हैं, ये सारी चीजें जो है इसमें बांस के बेजेस बनाकर उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ड्राई फ्लावर्स का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया में है। नेक्स्ट प्लीज। उसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बांस जो कि इसका बड़ा वाला जो बांस है, तो डेंड्रोकस में जो इसका है, इसके बड़े बड़े जो वेजेस और जो प्लांटर्स बनाए जाते हैं उसी में ये जैसे एगेव अमेरिकाना के हैं, फिर ये कुछ एक वॉल पिक्चर्स के लिए बनाए गए हैं, और ये बाजरा की स्टिक से बांस का ही जो ये इसका गमला बनाया गया है, और बांस के ही जैसे ये आप 16 वुड के फ्लावर्स बनाए हैं, ये छोटी छोटी हट्स बनाई गई हैं, ये ब्लैक बैम्बू के इसमें जो जैसे ये लाइट्स वगैरह लगा के बनाए गए हैं। उसके बाद ये कुछ बेंचेस, ये सारी चीजें जो इस तरह से बांस की बनती हैं तो ये इस्तेमाल की जाती है फॉर द इंटीरियर डेकोरेशन। एंड नेक्स्ट प्लीज। कुछ एक क्रिएटिव डिजाइन्स भी वॉल्स पे बनाए जाते हैं, जैसे बांस के जो गोल गोल छल्ले हैं, जैसे ये काट काट के स्टेम्स की, और इनकी अरेंज, ये क्रिएटिविटी है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिव वंस ओन क्रिएटिविटी कि किस तरह से इस डिजाइन्स को बैक वॉल्स पे बनाया जाए। और लाइक ये होटल्स में और किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, 5 स्टार होटल्स में इस तरह की जो कार्य वो किए जाते हैं जो बांस की क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट प्लीज। फिर वर्टिकल गार्डन में जैसे आजकल वर्टिकल गार्डन में सब्जियां उगाना, कुछ एक जो लीफी वेजिटेबल्स है वो भी उगाई जाती है वर्टिकल गार्डन में। कुछ जो क्लाइंबर्स हैं जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, टेरेस्केंशियाज हैं, इस तरह के जो फ्लावरिंग जो क्लाइंबर्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉटेड प्लांट्स है वो इसमें किए जाते हैं ये। और उसके बाद जैसे कि दुबई का शो है, फिर उसके बाद एक लेजिस्टोमिया पेड़ होता है, उसके भी हमने जैसे बांस के प्लांटर्स बनाए हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लांटर्स बनाए हैं बांस के, और उसके बांस की टोकरियां हैं जिसमें कि ये अलग अलग जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, पाइन्स हैं, लेजिस्टोमियाज हैं, वीट्स हैं, ये सारे इस्तेमाल किए गए इसकी वैल्यू एडिशन एज वैल्यू एडिशन आइटम्स। नेक्स्ट प्लीज। फिर जैसे बताया कि सूखे पुष्पों का जो बहुत ही चलन है, तो सूखे पुष्पों में सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट है वो नेचुरल जो ड्राई चीजें होती हैं, उनके जो फ्रूट पार्ट्स हैं या जो सीड्स हैं अलग अलग पौधों के, जैसे अमलतास है, बेल है, पाइन है, लेजिस्टोमियाज है, रीठा एक्सेट्रा। इसमें भी हम क्या कहते हैं, बांस के जो हैंगर्स बनाए जाते हैं, उन हैंगर्स पे हम जैसे पेपर फ्लावर्स है, हेलिक्राइसम है, एक्रोक्लाइनम है, उनके फूलों को 10-10 या 20-20 के गुच्छे बना के उनको उल्टा इन्वर्टेड उनको हैंगिंग की जाती है एयर ड्राइंग करने के लिए, जो कि बाद में बांस की टोकरियों में इनको सजा के ये इसकी एक अलग ही एक फ्लोरिस्ट शॉप्स में अलग 100 to 200 रुपीज से इनके जो सेल है वो शुरू होती है फ्लोरल अरेंजमेंट्स की। नेक्स्ट प्लीज। अब बांस के फूल भी बनाए जाते हैं, जैसे कि बैम्बू फ्लावर्स है, ये आसाम में जैसे बड़े बड़े। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे बैम्बू फ्लावर्स है तो उसमें, हेलो, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो बैम्बू फ्लावर्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो बैम्बू के शीट्स होते हैं उनको एक्रेलिक पेंट्स करके उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके और फूलों की पत्तियों की शेप में और पत्तों की शेप में काट के, और बैम्बू की ही जो डंडियां, बांस की डंडियां हैं, उसी के ऊपर इनको सजाया जाता है। तो ये जैसे बड़े ट्रेड फेयर जो इसमें चंडीगढ़, देहरादून या कई और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वहां कहीं ये होते हैं, तो वहां पे ये सारे आसाम से भी लोग इनको लेके आते हैं, और इस तरह से ये फ्लावर्स भी इसके बनाए जाते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में बैम्बू फ्लावर वेजेस भी हैं जिनको हम सजाते हैं, और प्लांटर्स भी बनाए जाते हैं जिसमें फूलों के पौधों को लगाया जाता है इंटीरियर लैंडस्केपिंग के लिए। और अगली स्लाइड पे अगर हम देखते हैं तो कि जहाँ पे फूलों की बड़ी मंडियां होती हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में, नोएडा में या कहीं और जो मंडियां हैं बड़ी बड़ी, वहाँ उनके साथ ही ये बांस की टोकरियां भी होती हैं, सुंदर सुंदर टोकरियां जिसमें कि फ्रेश फ्लावर्स और जो ड्राई फ्लावर्स है उनको इनमें सजाया जाता है। और ये इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है बांस की टोकरियों का इंडिया में। नेक्स्ट में
नेक्स्ट है आगे जो ड्राई फ्लावर्स है, जिसका मैं बिजनेस बता रही हूँ कि इसमें सारी ये बांस की डंडियां इस्तेमाल की जाती हैं इन फूलों को बनाने के लिए, और फ्रेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं फोटो में कि किस तरह से वॉल मॉन्टेजेस और ग्रीटिंग कार्ड्स ये सब बनाए गए हैं। तो वॉल मॉन्टेजेस के फ्रेम्स के लिए भी बांस का उपयोग होता है, टोकरियों में बांस का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्लीज। सेम उसी तरह से ये ड्राई फ्लावर की अरेंजमेंट्स की जाती हैं, और कुछ एक ये सारी बांस की टोकरियां हैं जो कि जिसमें कि ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रखे गए हैं फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद आ गया कि नेक्स्ट सेंटर टेबल डेकोरेशंस में भी जैसे कि बांस का फर्नीचर है, तो नेक्स्ट प्लीज। बांस के फर्नीचर में भी जैसे ये आप देख रहे हैं कि लेजिस्ट्रोमिया के